आज हम नेक्स्ट 16 चैप्टर के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं और आपको पता है कि हम रिवर्स ऑर्डर में कर रहे हैं। यानी पहले हमने 21 के किए, 20, 19, 18, 17, 16 फिर 15 के इसी तरह कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये 1-2 दिन में ये एंड होने वाले हैं। उसके बाद फिर एमएससी और बीएससी। अच्छा, इसका जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है वो है इन केस ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर करंट अल्टरनेट्स डायरेक्शन। जो डायरेक्शन चेंज होता है वो 1 टाइम चेंज करता है, या इसको f टाइम्स पर सेकंड कह लें। ठीक है, f टाइम जनरल हो जाएगा और 1 टाइम इन अ सेकंड। ठीक है, अब उसके बोथ ऑप्शन आ जाएगा ए एंड सी। फिर इन एन इंडक्टर द एनर्जी इज स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें कहता है कैपेसिटर ऑफर्स ओपोजिशन टू द फ्लो ऑफ। तो ये बेसिकली ये एसी को अपोज करता है, क्योंकि एसी चेंज होता है विद टाइम। अगर डीसी की बात करें तो डीसी इनिशियली ज़ीरो होगा और ज़ीरो से मैक्सिमम होगा, तो ये भी चेंज होगा। तो इस टर्म में ये ज़ीरो से मैक्सिमम होता है, तो इस टर्म में ये फिर अपोज करेगा। उसके बाद फिर कांस्टेंट होगा तो इसको ब्लो कर देता है, एसी डीसी को ब्लो कर देता है, लेकिन इनिशियली क्या करता है, इसको अपोज करता है। तो फिर ये ए एंड बी लगा देंगे। ये एसी भी आ जाएगा और डीसी को ब्लॉक करता है, लेकिन स्टार्टिंग में ज़ीरो से मैक्सिमम होगा, चेंज होगा, तो इसको भी अपोज करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाए इन केस ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड अक्रॉस एन एसी सप्लाई। ठीक है, इस अगर आप क्या करें, कैपेसिटर को एसी सप्लाई से कनेक्ट करें तो हमें ये पता है कि वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करता है, और वोल्टेज लैग करता है पाई/2, करंट को पाई/2 लैग करता है। ये सी ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ को। ठीक है, और ये कैपेसिटर के लिए डायग्राम हमारी बुक में दी, ये 118 एफएससी की बुक में। इसमें करंट लैग करेगा और वोल्टेज लैग करेगा और करंट लीड करता है पाई/2, जिसको 90 डिग्री भी हम कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नेक्स्ट 5 देखते हैं। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई अक्रॉस द इंडक्टर इज़ डबल देन इट्स रिएक्टेंस इज। तो ये फॉर्मूला होता है XC इज़ इक्वल टू 2πfl। तो फ्रिक्वेंसी डबल हो जाएगी तो रिएक्टेंस XC भी डबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें है 6, इफ़ द इंस्टेंटेनियस करंट इन अ सर्किट इज़ गिवन बाय। अगर ये इंस्टेंटेनियस करंट है हमारे पास एम्पेयर में, दी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज़। तो फार्मूला ये होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का I0/√2, और यहाँ पे I0 क्या होगा, ये जो वैल्यू है ना, ये I0 को रिप्रेजेंट कर रही है 1/√2। तो अगर 1/√2 इधर I0 लगाएं तो डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/√2। एक अंडर पहले ही था, तो √2 इंटू √2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ये इसका 7 यूनिट एम्पेयर आ जाएगा। तो ये डी ऑप्शन है, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट 7 है। 7 में है द सेम अल्टरनेटिंग करंट इज़ फ्लोइंग इन टू सर्किट ए एंड बी। ए कंटेन ओनली कैपेसिटर, बी कंटेन ओनली इंडक्टर। इफ़ द टाइम पीरियड ऑफ द सप्लाई इज़ इंक्रीज इन बोथ द करंट। ठीक है, तो दोनों अलग-अलग सर्किट हैं, एक में इंडक्टर है, एक में कैपेसिटर है। तो कहता है अगर टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए इन दोनों में एसी सप्लाई का, तो क्या होगा, तो इसमें होगा ये कि ए क्या होगा, डिक्रीज़ होगा ए में करंट और बी में इंक्रीज़ होगा। उसकी वजह ये है कि ये रिएक्टेंस का फॉर्मूला है। अब टाइम पीरियड बढ़ेगा, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, कम होगी। टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। अब फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड इंक्रीज़ हो गया, फ्रिक्वेंसी लेस होगी, और फ्रिक्वेंसी लेस होगी तो रिएक्टेंस XC ज़्यादा होगा, XC ज़्यादा होगी तो करंट कम हो जाएगा। तो कैपेसिटर में करंट क्या होना है, डिक्रीज़ होना है। और बी में इंडक्टर लगी हुई है, तो इंडक्टर में देख लें टाइम पीरियड बढ़ेगा, फ्रिक्वेंसी कम होगी, XL कम होगी, यानी रिएक्टेंस कम होगी, और रिएक्टेंस कम होगी तो करंट बढ़ जाएगा। तो बी में इंडक्टर में करंट इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं 8 पे। नेक्स्ट है 8, इन एन AC सर्किट एवरेज वैल्यू ऑफ। AC सर्किट में एवरेज वैल्यू 0 होती है। वो इस वजह से क्योंकि अगर मैं AC सर्किट ड्रा करूं तो ये वैल्यू आती है। ये पॉजिटिव लेट करें, ये I0 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव I0 है, दोनों को ऐड कर लें। पॉजिटिव I0 और माइनस I0 को ऐड कर लें और 2 पे डिवाइड कर दें, अभी लेना है, कैंसिल करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा।
ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं आगे ऑप्शन में लिखा है स्केयर ऑफ करंट इज़ ज़ीरो, नन ऑफ दिस, पावर डेसिपेशन ज़ीरो। तो इसमें आएगा करंट ज़ीरो होता है, पावर डेसिपेशन ज़ीरो नहीं होती। उसके बाद आ जाए 9, इन एन AC जनरेटर प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग वोल्टेज विद पीक वैल्यू। ये V0 हमें दिया हुआ है, द RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, RMS वैल्यू निकालनी है। तो RMS का जो फार्मूला होता है VRMS इज़ इक्वल टू, इसका हमारे पास फार्मूला होता है VRMS इक्वल टू V0 ओवर √2 आता है। अब इधर से आप निकाल लें, V0 उसने दिया हुआ है कितना है 220 डिवाइडेड बाई √2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फिर ऑप्शन हमारे पास जो आएगी वो ये C बन जाएगी। ठीक है, सॉल्व नहीं किया हुआ वैसे 220 ओवर √2 7 वोल्ट लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाएँ 10 पे, द पीक वोल्टेज ऑफ AC इज़ गिवन बाय, पीक वोल्टेज किससे गिवन होते हैं। तो अब ये देखें ये फार्मूला है, अब V0 को पीक कहेंगे, इसको उधर ले जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V0 इक्वल टू √2 VRMS है। तो इसमें आप देखें ये वाली ऑप्शन बनती है। आप V0 इसको बनाएं तो इसमें V0 इक्वल टू यू लिख सकते हैं, V0 ये भी बना सकते हैं, V0 इज़ इक्वल टू VRMS। ठीक है, और साथ क्या आ रहा है √2, हम इसको लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, और इसको इसकी वैल्यू होती है 1.41, तो ये 1.41 लिख देंगे तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गई। और ये भी लिख सकते हैं √2 आ रहा है। ठीक है, √2 को हम यूँ लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू डिनोमिनेटर में लिख लें V0 इज़ इक्वल टू VRMS डिवाइडेड बाई 0.707, यानी आप यूँ कह लें कि ये जो है ना ये वैल्यू 0.707 ये इक्वल होती है 1/√2 के इक्वल होती है। अगर ये इसकी जगह ये लगा दें तो दोबारा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये ही आ जाएगा। ठीक है, तो 0.707 हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, तो फिर ऑल ऑफ दीज ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 11 देखते हैं, इन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज़ इक्वल टू -V0, द फेज एंगल एट दिस इंस्टेंट इज़ इक्वल टू। ठीक है, तो ये 270 आएगा, क्योंकि ये अगर मैं क्वाड्रेंट ड्रा करूं तो ये 90, 180 और ये यहाँ पे क्या आएगा 270 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 270 आ रहा है ना यहाँ पे, ये इसको दोबारा ड्रा कर लें, बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे 90, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 270, ये 270 फेज़ एंगल बनेगा। तो यहाँ पे वैल्यू जो बनेगी वो होगी माइनस में आएगी, और ये इधर क्या कहा -V0 है, तो इधर V0 इधर होगी। ठीक है, उसके बाद 12 पे आ जाएं, इन ए सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टर ऑफ ज़ीरो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ज़ीरो है कंडक्टर की, आगे कहता है इंडक्टर की, आगे कहता है दी करंट लैग्स बिहाइंड दी अप्लाइड AC वोल्टेज बाय फेस एंगल इक्वल टू। ठीक है, तो इंडक्टर में जो करंट है ना लैग करता है, और कितना करता है 90 यानी π/2 करता है। इसकी डायग्राम भी बुक में बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, दी वेक्टर डायग्राम फॉर AC थ्रू इंडक्टर इज। इंडक्टर में भी आपको मैंने बताया कि जब AC की बात करेंगे इंडक्टर में, तो इंडक्टर में हमें पता है कि वोल्टेज लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है और करंट लैग करता है। ठीक है, तो अब उसने पूछा डायग्राम फॉर AC थ्रू इंडक्टर इज, तो इसमें देखते हैं कि इसमें वोल्टेज लीड कर रहा है, इसमें लैग कर रहा है। इधर आ जाएं तो इसमें देखें, इधर जाएं तो ये करंट लीड कर रहा है, इसमें भी करंट लीड कर रहा है। इधर आ जाएं तो वोल्टेज इधर लीड कर रहा है, इसमें इन फेज़ है, तो ये D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज लीड करता है इंडक्टर में। नेक्स्ट हम देखते हैं 14 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस XL विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज सोर्स। हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो है 2πfL। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी और XL दोनों डायरेक्ट हैं, तो डायरेक्ट में लीनियर स्ट्रेट लाइन रिलेशन बनता है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 15 देखते हैं हम। 15 में कहता है द पावर इन AC सर्किट इज़ गिवन बाय, तो पावर जो AC सर्किट में गिवन होती है ना, तो
ये फार्मूला उसने बता दिया। वेयर cos फाई इज़ कॉल्ड, पावर फैक्टर कहलाता है, इसका नाम होता है। उसके बाद इन आरसी सीरीज़ सर्किट, आरसी सीरीज़ सर्किट में हम देखेंगे कि आरसी सीरीज़ में कौन लीड करता है या लैग करता है। तो करंट लीड करता है वोल्टेज को बाय एंगल थीटा। ठीक है, इसमें एंगल कितना होता है वो भी देख लेते हैं। ये आरसी है, इसमें आरसी की ये डायग्राम बनी हुई है। तो यहाँ पे देखें ये रिजल्टेंट वोल्टेज है VRMS। तो इससे आगे जाएं तो ये करंट आ रहा है, तो करंट लीड करता है आरसी में। ठीक है, इसको उलट कर दें, उसके लिए RL में आ जाएं। RL में देखेंगे तो ये रिजल्टेंट अगर वोल्टेज है तो रिजल्टेंट वोल्टेज के आगे हम देखते हैं ये इसका देखेंगे, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है। ठीक है, तो अब इधर करंट होगा, तो यहाँ पे करंट से आगे जा रहे हैं रिजल्टेंट वोल्टेज की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज बाद में आ रहा है, तो वोल्टेज लीड करेगा। तो आरसी में करंट लीड करता है और आरएल में वोल्टेज लीड करता है। ठीक है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद हम देखते हैं बाय एंगल थीटा। और एंगल जो होगा ना, अगर आरसी की बात करें तो एंगल का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स XC/R, और XC की वैल्यू पुट करें तो tan इनवर्स 1/ωCR आ जाएगा ना। XC इक्वल होता है 1/ωC के इक्वल होता है। अगर RL होगा तो इसी केस में वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ωL आ जाएगा, उस केस में ωL/R आ जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स ωL/R आ जाएगा, इस तरह से चेंज हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 17 इन एक्सेप्टर सर्किट एट रेजोनेंस द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज़। एक्सेप्टर RLC सीरीज सर्किट को कहते हैं। और पूछा है एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे इम्पीडेंस ऑफ सर्किट क्या होती है, तो मिनिमम होती है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी है। आगे है इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूनिंग सर्किट इज़ डबल, फ्रिक्वेंसी कैपेसिटेंस डबल कर दी है, इंडक्टेंस इज़ हाफ, इंडक्टेंस हाफ कर दी, तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो ये फ्रिक्वेंसी का हमारे पास जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये इसका फार्मूला होता है F इज़ इक्वल टू 1/2 पाई √LC। तो ये इसको क्या कर दें, डबल कर दें, C को हाफ कर दें, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नो चेंज, रिमेन सेम आ जाएगा। आगे 19 पावर डिलीवर्ड बाय एन AC सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी ω2 LRC सीरीज सर्किट इज़ मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो होता है ना RLC सीरीज सर्किट में, वो कहता है मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड होगी कब हो, जब XC XL के इक्वल हो। और ये XL का फार्मूला, ये XC का फार्मूला है, ωL और इसका XC का फार्मूला 1/ωC होता है। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो पावर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। पावर डिलीवर्ड बाय सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी इन आर सर्किट इज़ मैक्सिमम, जब दोनों इक्वल होंगे। क्योंकि रेजिस्टेंस इम्पीडेंस है वो स्मॉल होगी, तो पावर जो डिलीवर होगी वो मैक्सिमम होगी। स्मॉल रेजिस्टेंस में मैक्सिमम पावर डिलीवर होती है। आगे ये 20 और ये 20 आप कर लीजिए, 21 देखते हैं। एन इंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज़ कनेक्टेड विद 50 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज़। ठीक है, इंडक्टर की रेजिस्टेंस 50 ओम है, रिएक्टेंस 50 ओम है, यानी ये XL होगी। ठीक है, ये XL की वैल्यू होगी, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसको हम R कह देंगे। द टोटल इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। ठीक है, तो फार्मूला लगा लें इम्पीडेंस का। ठीक है, तो इसका फार्मूला होगा x² + R²√। सोल्व करें तो आंसर आ जाएगा ये 22 है। इन RL सीरीज सर्किट द इम्पीडेंस हमने बतानी RL सर्किट में, तो इम्पीडेंस हमारे पास लीड्स द रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें जो एक्चुअली फार्मूला आता है ना RL की, अगर बात करें तो इसमें देखें ये करंट और रेजिस्टेंस, ये करंट है, यानी रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज क्या करते हैं, इन फेज होते हैं, और इंडक्टर के वोल्टेज ये लीड करते हैं। इन दोनों का रिजल्ट निकालें तो ये आ जाएगा VRMS। अब रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखना है, तो रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखें, यहाँ पे I आ रहा है तो इधर R लिख लें, यहाँ पे V आ रहा है तो इधर इम्पीडेंस लिख लें। तो आप देखें ये R से आगे जाएं तो ये इम्पीडेंस आ रहा है, तो इम्पीडेंस
जेड लीड कर रहा है रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो इधर लिखा है लीड्स दी रेजिस्टेंस आर, ठीक हो गया। इस तरह से आप बता सकते हैं। अब उसके बाद आ जाए 23, विच वन इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ RLC सीरीज सर्किट एट द रेजोनेंस। रेजोनेंस पे कौन RLC सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसमें आपको होता है RLC सीरीज में जो करंट होता है, इम्पीडेंस क्या होती है, मिनिमम होगी तो करंट मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है करंट मिनिमम होगा, ये रॉन्ग है, ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं है। बाकी पावर फैक्टर 1 होता है, इम्पीडेंस मिनिमम होती है, फ्रिक्वेंसी ये होती है, बाकी करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग, बी ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। तो बी आ जाएगा। नेक्स्ट 24 में कहता है इन RLC सर्किट विच वन इज़ नॉट पॉसिबल। RLC सर्किट में क्या पॉसिबल नहीं है। पावर फैक्टर लेस देन 1 हो सकता है, ठीक है। पावर इक्वल टू 1 हो सकता है, पावर फैक्टर लेस देन एंड इक्वल टू 1 हो सकता है, पावर फैक्टर ग्रेटर देन 1 हो सकता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये पॉसिबल नहीं है। पावर फैक्टर ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, लेस देन 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 1 हो सकता है, लेकिन पावर फैक्टर 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि कोज आता है इसमें पावर फैक्टर में, और कोज की मैक्सिमम वैल्यू कोज 0 1 होती है, ठीक है। यहाँ इसे लेस होगी, यहाँ 1 होगी, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद आ जाए 26 में कहता है 26 में कहता है इन अ सीरीज़ RLC सर्किट, और ये है XL, ये है XC, ये है, और फेज़ एंगल हमने फाइंड करना है। तो फेज़ एंगल का आप फार्मूला लगा लें इधर। इसमें देखें फर्स्ट, और ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है। इंडक्टर में रेजिस्टेंस ये ऊपर आएगी और ये रेजिस्टेंस आएगी। और अगर XC आप हमें पता है XC XL के ऑपोजिट होती है, माइनस करती है, तो XL और XC को माइनस किया तो ये वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं टेन थीटा। हम अगर ये ट्राइंगल बनाएं, ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर ये 100 आएगी और बेस भी 100 है, तो कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू 1, और टेन इन्वर्स निकालें 45 आ जाएगा, ठीक है। टेन इन्वर्स 45 डिग्री आ जाएगा। इसमें फिर राइट आंसर आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आपने ये देख लिया कैसे हमने किया। वैसे डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, इसको इसी तरह सॉल्व करना पड़ेगा RLC सर्किट में। आगे नेक्स्ट है 27, इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट दी AC वोल्टेज अक्रॉस दी R एंड R इंडक्टेंस L एंड कैपेसिटी इज 10 वोल्ट एंड 10 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। AC वोल्टेज अप्लाइड टू द सर्किट विल बी, ठीक है। तो ये 5 आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखें ये डायग्राम है, और रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, और ये इंडक्टर है, AC वोल्टेज सोर्स से लगा है। और तो यहाँ पे देखें ओनली पॉसिबल इफ़ XC इज इक्वल टू XL। जब ये रेजोनेंस होगी XC XL की इक्वल होगा तो VL VC के इक्वल होगा, विच मीन्स एट रेजोनेंस VL कैंसल आउट VC, हैंस इन एक्चुअल VR इज इक्वल टू V5, ठीक है। ये VL और VC तो कैंसिल कर जाएंगे रेजोनेंस में, क्योंकि इक्वल होंगे, अपोजिट होंगे, रेजोनेंस पे कैंसिल कर जाएंगे, तो बाकी क्या रह जाएगा, VR आ जाएगा। VR कितना है, 5 वोल्टेज है, तो 5 हमारे पास आंसर आ गया। ट्रिक के साथ इसको सॉल्व कर लिया हमने, क्योंकि हमें पता है XC और XL तो अपोजिट होते हैं, ये कैंसिल जो हो जाएंगे वोल्टेज, सिर्फ इसका बचेगा। और इस R के क्रॉस 5 है ना, तो 5 हमें दिया हुआ है, तो ये देखें यहाँ पे ये R के क्रॉस जो वोल्टेज हमें दिए हुए हैं वो कितने हैं, 5 हैं, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली सॉल्व हो गया। 28 में कहता है इन द गिवन सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज आर अक्रॉस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस R एंड C इज। वोल्टेजेस का फेज डिफरेंस बताना है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में, तो ये रेजिस्टेंस है और ये कैपेसिटर है, तो ये आंसर आ जाएगा 5/2। ये सिंपल है, RC है ना, RC में देखें करंट रेजिस्टेंस की बात करें तो करंट और वोल्टेज दोनों क्या करते हैं, लीड करते हैं, और इन फेज होते हैं। और इसमें आ जाएं कैपेसिटर में हमें पता है, कैपेसिटर की बात करें तो करंट लीड करता है। करंट लीड करने के लिए फिर वोल्टेज को इधर बनाना पड़ेगा, VC वो कैपेसिटर वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये वाला इनका रिजल्टेंट आ जाएगा, इसको कहेंगे VRMS, ठीक है, ये VRMS है।
तो वी आर एम एस से कितना आगे जाएँ तो करंट आ रहा है थीटा एंगल, तो करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, ये वी आर एम एस है। और हमें वो पूछा है वोल्टेज तक पूछा है, ये वी आर वोल्टेज है, ये क्या है, वी सी है। वी आर और वी सी के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, वो 90 बन रहा है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस हम 90 कहेंगे, यानी π/2 आ जाएगा। अगर आर एम एस का पूछता तो फिर वो थीटा बनना था जनरल। ठीक है, अब आज 29 पे देख लेते हैं। इन सीरीज एल सी आर सर्किट रेजिस्टेंस 10 है और इम्पीडेंस 20 है, दी देन फेज डिफरेंस बिटवीन दी करंट एंड वोल्टेज, तो वो 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लें तो देखें, इसमें यूँ लेट कर लेते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये इधर वी सी है, ये वी एल है, और सपोज़ कर लें जो इम्पीडेंस आ गई है इनकी, अब ये आ गई है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखें, ये थीटा बना लिया, हमें नहीं पता, तो आप इसका बनाएं एंगल, तो एंगल क्या बनेगा, थीटा के सामने क्या आ जाएगा, बेस और हाइपोटेनियस से बनेगा। तो बेस ये वाली बनेगी, बेस क्या है यहाँ पे, अगर मैं ये ट्रायंगल बना दूँ तो बेस ये बनेगी रेजिस्टेंस 10 और हाइपोटेनियस से इम्पीडेंस है, और ये 20 दी हुई है। 1/2 कोस इन्वर्स इधर ले जाएँ तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो ये इसका 60 आंसर आ गया। 30 में इन एन LCR सीरीज AC सर्किट दी वोल्टेज अक्रॉस दी LC कम्बिनेशन एट रेजोनेंस विल बी। ठीक है, रेजोनेंस क्या होगी हमने ये बताना है इसमें। तो यहाँ पे बताया, इसमें देखें जब रेजोनेंस होगी ना तो VC और VL का कम्बिनेशन, ये VC है लेट, ये नीचे की तरफ, ऊपर VC है। रेजोनेंस पे ये दोनों ऑपोजिट हैं और कैंसिल करेंगे तो नेट कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 0 आएगा इनका। रेजोनेंस पे VC VL कैंसिल करते हैं, कॉम्बिनेशन 0 आता है। ठीक है।